बुल्ढाना के जिला परिषद कार्यालय में अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आई कार्ड और यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई कर्मचारी इस नए नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। मिनी मंत्रालय कहे जाने वाली जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए अब नया नियम तय किया गया है। कार्यालय में समय पर आने के साथ ही अब सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अपना आई कार्ड और यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होगा। बुल्ढाना जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड़ ने मिनी मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों में अनुशासन के लिए ये कदम उठाया है। इस नए नियम के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के पास आई कार्ड नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिस्तीचा एक भाग म्हणून या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना जिल्हा परिषदेने सोबत ओळखपत्र बाळगणे हे सक्तीचे केलेले आहे। त्यासोबतच सर्वांनी एका युनिफॉर्ममध्ये यावे यासाठी सर्वांच्या सहमतीने ठरलेले आहे। यामुळे कार्यालयामध्ये एक शिस्त आणि एक संगता निर्माण होईल। तसेच सर्वांची हजेरी ही आधार बेस प्रणालीवर आम्ही घेत आहे। त्यामुळे सर्वांची उपस्थिती एका क्लिकवर समजते आणि यानुसार होणारे प्रदाने पण आपल्याला करता येईल। पगार करणे वगैरे इतर गोष्टी त्यामुळे मेंटेन करणं सोपं झाले आहे। तसेच आर्थिक शिस्तीचा एक भाग म्हणून जिल्हा परिषदेने सर्व प्रदाने हे ऑनलाइन केलेले हैं। संत नगरी शेगांव में श्री संत गजानन महाराज के 145वें प्रकट दिवस का उत्साह चरम पर है। 13 फरवरी को लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भव्य धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होगा। गजानन महाराज मंदिर संस्थान द्वारा आयोजित श्री के 145वें प्रकट दिवस उत्सव की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। शेगांव में अभी से ही सैकड़ों दिंडी पहुंचने लगी। श्री संत गजानन महाराज संस्थान की ओर से श्री का 145वां प्रकट दिन 13 फरवरी को लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भक्ति और उत्साह के वातावरण में मनाया जाएगा। प्रकट दिन के उपलक्ष्य में 7 फरवरी से ही शेगांव में महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 400 से अधिक दिंडियां शेगांव में प्रवेश कर चुकी है। प्रकट दिन के मौके पर दिंडियों की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। संत नगरी शेगांव में अभी से ही हजारों श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। प्रकट दिन के अवसर पर मंदिर संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। काकड़ आरती, भजन, प्रवचन, हरिपाठ आदि धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर श्री के मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। अकोला बार एसोसिएशन के चुनाव की गुरुवार शाम मतगणना हुई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण महादेव तायड़े ने शानदार जीत हासिल की। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट देवाशीष काकड़ और महिला उपाध्यक्ष के पद पर अरुणा गजानन गुल्हाने ने बाजी मारी। तो वहीं संयुक्त सचिव पद पर एडवोकेट शिवम सतीश शर्मा भारी मतों से जीते। अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए 9 फरवरी को मतदान हुआ। इसके बाद मतगणना शुरू हुई। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों ने रैली निकालकर जश्न मनाया। अध्यक्ष पद के विजयी उम्मीदवार एडवोकेट प्रवीण तायड़े को 592 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एडवोकेट हेम सिंह मोती सिंह मोहता को 556 और अर्चना गावंडे को सिर्फ 52 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए देवाशीष सुधाकर काकड़ को 763 मत मिले, तो वही उनके प्रतिद्वंदी प्रवीण कुमार हनोले को 285, जबकि एडवोकेट मुरलीधर इंगले को 135 वोट मिले। महिला उपाध्यक्ष उम्मीदवार एडवोकेट अरुणा गुल्हाने ने 525 वोट लेकर जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी एडवोकेट आम्रपाली गोप नारायण को 365 वोट और कंचन शिंदे को 306 वोट मिले। संयुक्त सचिव प्रत्याशी शिवम शर्मा ने 349 मत पाकर जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी एडवोकेट निखिल संजय देशमुख ने 326 वोट हासिल कर कांटे की टक्कर देने की कोशिश की। एडवोकेट सागर दिलीप जोशी को 306 वोट मिले, जबकि एडवोकेट महेश गजानन शिंदे को 228 वोट मिले। इस चुनाव में 1207 सदस्यों ने मतदान किया था। स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने 11 फरवरी को आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद तुपकर के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
किसान नेता रविकांत तुपकर ने आरोप लगाया था कि सोयाबीन और कपास के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार ने सोयाबीन कपास के मुद्दे पर किसानों को धोखा दिया है। किसान नेता रविकांत तुपकर ने फसल बीमा, भारी बारिश के कारण ठप पड़ी सहायता और सोयाबीन कपास के दाम बढ़ाने जैसे मुद्दों पर 11 फरवरी को आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी, जिस वजह से अब पुलिस ने तुपकर के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब तुपकर आंदोलन करेंगे या पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी, इस और सबकी नजरें टिकी हुई है। जमीन से गौण खनिज का उत्खनन करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों से लाइसेंस लेना जरूरी है। साथ ही सरकार को रॉयल्टी की राशि का भुगतान करना होता है। साथ ही परिवहन करते समय कुछ नियमों के तहत ही करना होता है। लेकिन बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के पिंपरी देशमुख गांव परिसर में सैकड़ों वाहनों के माध्यम से हजारों मुरुम की चोरी की जा रही है, जिससे लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के पिंपरी देशमुख में सरकारी भूमि पर खान और गौण खनिजों के कई भंडार है। इसी का फायदा उठाकर इस क्षेत्र में गौण खनिज तस्कर गिरोह काफी सक्रिय हो गए हैं। गौण खनिज मुरुम का जेसीबी से खनन कर सरकारी परिसर से प्रतिदिन 100 से अधिक वाहनों से चोरी की जाती है। इस क्षेत्र के नागरिकों ने इस तस्करी के विरोध में आक्रामक रुख अपनाने से कुछ वर्ष पूर्व प्रशासन ने अवैध स्टोन क्रेशर खनन व गौण खनिज चोरों के खिलाफ साल भर अभियान चलाया था। लेकिन अब स्थिति ये है कि शिकायत करने वाले ही अब इस धंधे में शामिल हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब शिकायत करेगा कौन? करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होने के कारण राजस्व प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरपंच ने मांग की है कि राजस्व प्रशासन पिंपरी देशमुख में सरकारी जमीन को नापकर तस्करों से चुराए गए गौण खनिजों की वसूली करे। मी सरपंच पिंपरी देशमुख शेषराव समाधान गोरे माझ्या पिंपरी देशमुख ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये अवैध उत्खनन रात्री बेरात्री सुरूच आहे। त्यामुळे प्रदूषण बी भरपूर होते आणि अवैध ब्लास्टिंग रात्री बेरात्री चालू असते। शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात येऊन ते दगड वगैरे उडतात त्यांच्या शेतामध्ये, दिवसा बी उडतात। त्यामुळे अतोनात पिकांचं नुकसान होते। त्यांची भरपाई म्हणून शासनाकडे तक्रारी केल्या, त्याच्याबद्दल कोणी काही दखल घेत नाही आहे। भविष्यात या अवैध उत्खनन थांबावं, शासनाचा महसूल खूप भरपूर डुबतो। तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना कंप्लेंटा करून हे पैशाचे हप्ते घेऊन हे सर्व काळाबाजार सुरू आहे। भविष्यात यांच्या बदल्याच्या बी कंप्लेंटा केल्या, पण याची बदली कोणी शासन करत नाही। 10 वर्ष एकच कर्मचारी एकाच ठिकाणी आहे। याला सर्व जबाबदार अधिकारी हे आहेत। याच्यानंतर जर एवढं करून बी जर हे अधिकाऱ्यांनी काही कारवाई केली नाही तर पुढचा पवित्रा गावकरी घेतील। 40 गट नंबर सरकारी आणि 54 मध्ये सर्रास उत्खनन चालू आहे आणि यांच्याकडे आपण कंप्लेंट केली, यांच्याकडे रोखण्याचा प्रयत्न केला। हे अंगावर सुद्धा गाडी आणतात आणि खोटी कंप्लेंट पण सुद्धा करते। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की विभिन्न शाखाओं में सभी कर्मचारी यूनियनों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियन के बैनर तले बैंक के कर्मचारियों की भर्ती की अपनी प्रमुख मांग को लेकर देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इसी के तहत गुरुवार को अकोला शहर में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिवाजी कॉलेज शाखा से हुई। रैली रेलवे स्टेशन चौक, टावर चौक, मुख्य डाकघर, अग्रसेन भवन से शुरू होकर महात्मा गांधी मार्ग स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा तक पहुंची और रैली का समापन हुआ। मांगों को लेकर यहां बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में श्याम मायनकर, प्रवीण महाजन, अतुल वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आजचा आमचा हा जो संप आहे हा प्रामुख्याने नोकर भरती महाराष्ट्र बँकेतील सर्व संघटना 7 संघटना एकत्रित आलेल्या आहेत आणि नोकर भरती होत नाही आहे त्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे आणि 27 तारखेपासून 27 तारखेला पण देखील एक फार मोठा संप झाला पूर्ण भारतभरामध्ये आणि त्याच्यामध्ये 100% यशस्वी झाला। आता पुन्हा 9 आणि 10ला आमचं पुन्हा संप पूर्ण महाराष्ट्र बँकेमध्ये भारतभर होतो आहे आणि नोकर भरती प्रामुख्याने दुसरी गोष्ट सर्व केडरमध्ये नोकर भरती हवी आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे जे काही द्विपक्षीय करार आहेत त्याचं पालन देखील मॅनेजमेंट करत नाही आहे, त्याच्या विरोधात
आणि मनमानी बदल्या याच्या विरोधात अशा 3-4 मागण्यांच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहोत आणि 9 आणि 10 आज आम्ही रॅली काढतो आहे आणि उद्या आमच्या झोनल ऑफिस समोर आमचे निदर्शनं राहतील। मनपा की नगर रचना विभाग ने जानबूझकर नियम कायदों का हवाला देकर गरीब लाभार्थियों के घरकुलों की फाइलें पेंडिंग रखी, जिसके बाद प्रशासन ने बैठक कर फाइलों को क्लियर करने के लिए पीएम आवास बैठक का आयोजन किया, लेकिन एक दिन में दस्तावेज कैसे जमा करेंगे ऐसा सवाल उठाया गया, जिस कारण नगर निगम प्रशासन ने पीएम आवास बैठक का समापन कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों की फाइलें पिछले कई महीने से नगर नियोजन विभाग में धूल खाती पड़ी हुई है। इस विभाग में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने नियमों और मानदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए जाने से कई लाभार्थी दस्तावेज पूरे नहीं कर सके। भाजपा शासित नगर निगम प्रशासन को जैसे ही ये एहसास हुआ कि घरकुलों की स्वीकृति नहीं मिलने से गरीब नागरिकों में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का असंतोष बढ़ने लगा है, भाजपा शासित नगर निगम प्रशासन ने नगर निगम में एक बैठक आयोजित की। इस दौरान कुछ जरूरतमंद लाभार्थियों के मामलों को निपटाने में मदद हुई, लेकिन इसी बीच ये बात भी सामने आई कि कई लाभार्थियों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। पीएम आवास योजना विभाग के साथ साथ शहरी नियोजन विभाग द्वारा जानबूझकर उचित जानकारी नहीं देने के कारण कई लाभार्थी दस्तावेज पूरे नहीं कर सके। नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ दस्ते द्वारा माता नगर के निवासियों की झुग्गियों से अतिक्रमण हटाने के बाद यहां रहने वाले परिवार बेघर हो गए हैं। राष्ट्रीय अंत्योदय कांग्रेस ने सड़क किनारे खुले में रहने वाले परिवार के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा है। 21 जनवरी 2023 को नगर निगम के तोड़ू दस्ते ने आयुक्त कविता द्विवेदी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर रहिवासी परिवारों के मकानों को तोड़ दिया था। तब से ये परिवार सड़क किनारे खुले में रह रहे हैं। दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों के स्वास्थ्य पर संकट खड़ा हो गया है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार होने के कारण वे न तो जमीन खरीद सकते हैं और न ही अपना घर बना सकते हैं। इस बात का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन उन्हें आवास उपलब्ध कराए, इस मांग को लेकर राष्ट्रीय अंत्योदय कांग्रेस उपाध्यक्ष मोतीराम चरण कंडेरा ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। रत्नागिरी जिले में एक पत्रकार की हुई हत्या और राज्य में पत्रकारों पर हो रहे हमले के विरोध में पत्रकारों ने खामगांव में विरोध प्रदर्शन किया। खामगांव प्रेस क्लब सहित शहर और ग्रामीण पत्रकारों ने एक साथ आकर शुक्रवार को खामगांव के तहसीलदार अतुल पाटोड़े से मुलाकात के बाद निवेदन पेश किया। इसमें शशिकांत वारिशे हत्याकांड का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, वारिशे की हत्या करने वाले पंढरीनाथ आंबेडकर की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मांग की गई कि उस पर मकोका का मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया जाए और वारिशे की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए सरकार 50 लाख रुपए दे, ऐसी मांग की गई। पत्रकारांच्या विरोधात कट कारस्थान करून विविध प्रकारे त्यांच्या हत्या करण्याचं, त्यांना मुस्कटदाबी करण्याचा जो प्रयत्न चाललेला आहे त्याच्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। शासनाने पत्रकार हल्ल्याविरोधातला हा कायदा कठोरात कठोर करावा व अशा हल्लेखोरांविरोधात कठोर कारवाई करून आम्हा सर्व पत्रकारांना निर्भीड आणि असं मुक्त असं वातावरण या ठिकाणी निर्माण करून द्यावं, या आशयाचं हेतूचं आम्ही निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे। आम्ही तीव्र शब्दात हल्लेखोराचा निषेध करतो आणि शासनानं कठोरात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी सुद्धा या ठिकाणी। अकोला कृषि उपज मंडी समिति में तुअर की आवक बढ़ गई है। तुअर का संतोषजनक दाम मिलने से किसानों में खुशी का माहौल है। तुअर का भाव 7,000 से 6,225 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है और अकोला मंडी समिति में रोजाना 2,500 क्विंटल तुअर की आवक हो रही है। इस वर्ष जिले में खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे तुअर की फसल भी प्रभावित हुई है। जिले में इस वर्ष तुअर की बुआई 55,525 हेक्टेयर में हुई है। इस बीच कुछ जगहों पर कीड़े के प्रादुर्भाव का असर भी फसलों पर पड़ा। पिछले सप्ताह से जिले की सभी मंडी समितियों में तुअर की आवक बढ़ गई है। भले ही तुअर को शुरुआत से ही अच्छे दाम मिल रहे हैं, लेकिन किसानों का भाग्य सरकार की तुअर आयात नीतियों पर निर्भर करता है। आवक जास्त असल्यामुळे आता खरेदी विक्रीमध्ये आम्ही विचारपूस केली तेव्हा असं समजलं की बाबा माल माफ होण्यासाठी कमीत कमी किंवा हराशी होण्यासाठी कमीत कमी 4 दिवस माल इथं ठेवावा लागेल। आता 4 दिवस जर माल इथं ठेवला तर या मालाची रखवालीचं काय आहे किंवा जर वातावरण बदललं, पाऊस वगैरे जर आला तर या मालाचं काय होईल, शेतकऱ्याचा वाली कोण आहे हे आम्हाला काही समजायला म्हणजे काय खरेदी विक्रीने याच्याबद्दल बोलावं, याच्याबद्दल काही क्लिअरिफिकेशन द्यावं, शेतकऱ्यांच्या मालाचा रखवाली कोण करील,
याची जबाबदारी कोण घेईल. मी खरेदी विक्रीला अशी रिक्वेस्ट करतो की बा याच्यावर काही क्लिअरिफिकेशन द्यावं. न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।